नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका एरन और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अफसर जाफरी साहब, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड एक्सपर्ट हैं। डब्ल्यूटीओ के मुद्दे हों या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ी जानकारी, इनकी उन पर पैनी नजर बनी रहती है। और खास तौर से जिस तरह से देश में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन छिड़े हुए हैं, किसान बॉर्डर्स पर डटे हैं और अब बॉर्डर्स से अलग अलग राज्यों में जाकर अपने अपने किसान भाइयों बहनों को इन कृषि कानून से जुड़े जो उनको आशंकाएं हैं उनके बारे में बता रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह से 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 11 वार्ताओं के बाद सरकार की तरफ से कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून बहुत ऐतिहासिक हैं और दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं। उनकी 2 मांगे कि इन तीनों कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बाध्यकारी बनाइए। अब इससे जुड़ा सवाल एक अहम आता है, बार बार ये बातें होती हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ, तो वो किस तरह के रोड़े अटका रहा है हमारे देश में। अगर एमएसपी जो कि एक तरह की सब्सिडी है, उसको लेकर डब्ल्यूटीओ में किस तरह की दिक्कतें हैं। कई बार हम सुनते हैं कि डब्ल्यूटीओ ने आंखें दिखाई, वो क्या कारण है। एमएसपी को लेकर असल में डब्ल्यूटीओ का कितना दबाव है, आइए इसको समझते हैं। अफसर जाफरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। सबसे प्रबल सवाल जो लोगों के मन में है इस समय कि सरकार के लिए आखिरकार एमएसपी देना इतना मुश्किल क्यों है। सरकार बार बार कह रही है हम एमएसपी देते आए हैं, देते रहेंगे। अगर इतना ही आसान है तो इसको सरकार लिखित में नहीं दे रही है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त देश में। तो एमएसपी को लेकर डब्ल्यूटीओ का कितना दबाव है, क्या हमारे देश में हम एमएसपी को इंश्योर करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है, हम किस राह पर चलें, जरा रोशनी डालें। निका जी, ये डब्ल्यूटीओ और एमएसपी का जो जो एक तरह से दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो हमको देख रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ ने हमेशा, डब्ल्यूटीओ का कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं और वैसे मेंबर्स जिनको चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, और भी छोटे छोटे जैसे पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, जिसने हिंदुस्तान की सब्सिडी पे हमेशा एक उंगली उठाने की कोशिश की है। और पिछले 2-4 सालों में देखिए एक समीकरण बिल्कुल बदल गया है। पहले समीकरण ये होता था कि हिंदुस्तान, इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये सब जो देश थे, करीब 20-22 देश जो G20 के नाम से जाने जाते थे, ये हमेशा अटैक करते थे अमेरिका और यूरोप की सब्सिडी के ऊपर, क्योंकि उनकी सब्सिडी काफी है, बहुत ज्यादा थी, सबको पता है, काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं उसके ऊपर। तो उनकी सब्सिडी पे अटैक होता था, खासकर उनकी जो वो सब्सिडी जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जो अंबर बॉक्स के अंदर आती है, उसके ऊपर ज्यादा अटैक करते थे। ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी पे अटैक करते थे, क्योंकि वो इस तरह का उन्होंने मैकेनिज्म बनाई थी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो 3 पिलर्स जो कहा जाता है, एक है कि डोमेस्टिक सपोर्ट का पिलर है, एक मार्केट एक्सेस का पिलर है, एक एक्सपोर्ट सब्सिडी का पिलर है। तो इसमें जो डोमेस्टिक सपोर्ट में उन्होंने इस तरह का अपना जो रूल्स बनाया है कि अपनी सब्सिडी कट करने के बावजूद भी वो जो है उनकी सब्सिडी पहले से ज्यादा है, क्योंकि जब डब्ल्यूटीओ बन रहा था तभी उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली थी यूरोप थी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ बनाने में किसका हाथ है, यूरोप का और अमेरिका का जी। हम लोगों ने तो सिर्फ ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमको लगा कि हम अलग अलग एक व्यापार नीति सबसे बनाएं। उससे अच्छा यह है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जाए जिसमें सबको एक तरह का अधिकार मिलेगा, एक तरह का जो जिसको कहते हैं MFN स्टेटस मिलेगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस मिलेगा। तो जिस मतलब कि अगर जिसकी वजह से अगर हम जितना सब्सिडी या जितना भी टैरिफ हमको कट करना है, उतना दूसरे देशों को भी कट करना है। तो उसमें डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक अलग सा एक समझिए कि समीकरण बना। तो उसमें डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा कट करना था अपनी सब्सिडी और अपना टैरिफ, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको थोड़ा कम करना था अपने टैरिफ। लेकिन हिंदुस्तान और जितने भी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने हमेशा अटैक किया
1995 से लेके आउट से 2010-11 तक काफी अटैक होता रहा अमेरिका और यूएस की सब्सिडी के ऊपर और यूरोप की सब्सिडी के ऊपर, और अमेरिका और यूरोप ने कभी अपनी सब्सिडी को कम नहीं करने की कोशिश, कभी नहीं, बल्कि उस तरह का उन्होंने कि जब डब्ल्यूटीओ बन रहा था उन्होंने अपनी सब्सिडी, खासकर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि बनने के बाद जब जितना कट करने का परसेंटेज कहा गया था, उसको कट करने के बावजूद भी वो जितना उनको मिलनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा वो अपनी सब्सिडी दे रहे थे। तो लेकिन जब हिंदुस्तान ने 2013 में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जी। और उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट, पहले भी प्रोक्योरमेंट होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था वो करीब करीब 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए हो रहा था, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है वो 80 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को जो है वो खाना खिलाने की बात कर रहा है, उनको जो है वो सस्ते राशन देने की बात कर रहा है। तो इस स्थिति में जब हमारा प्रोक्योरमेंट बढ़ गया, तब से जो यूएस और वो सभी देश जो चाह रहे थे हिंदुस्तान में अपनी चीजों को भेजना, चाहे वो राइस हो, वीट हो, दालें हो, खाद्यान्न का तेल हो, उसको भेजने की कोशिश कर रहे थे। उनको तो लगा कि अब इनकी सब्सिडी ये देना शुरू करें, बहुत अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है, जिससे हमारा जो अपना जो डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस है वो एक अच्छे लेवल पे थी जी। और इंटरनेशनल प्राइस पिछले 10 साल में देखिए तो काफी हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे लो है, उससे कम है। तो इसलिए सरकार की अच्छी बात है कि हमने ये भी देखा है कि काफी पिछले 4-5 सालों में हमारा टैरिफ जो है, खासकर जो हम जो ड्यूटी लगाते हैं बाहर से जो खाद्यान्न आता है उसके ऊपर, वो काफी बढ़ गया है। तो सरकार ने कोशिश की है यहाँ के किसानों को बचाने की, और ये सच बात है कि यहाँ के किसानों को बचाने के लिए उसने जो है वो, चाहे वो खाद्यान्न के किसान हो, खाद्यान्न तेल जो पैदा करते हो, चाहे वो दूसरे चीजों के है, दालें हैं, सबके लिए जो कुछ आइटम ऐसा है जहां पे ड्यूटी कम है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो जो एवरेज एग्रीकल्चर ड्यूटी होती है वो काफी बढ़ गई, 7 से 8% ड्यूटी जो है वो बढ़ गई है जी। तो एक तरफ वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो सब्सिडी भी हमारी बढ़ती चली जा रही है, खाद्यान्न की सब्सिडी। और जैसा कि देखा गया है कि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन हो रहा है, चाहे अमेरिका को हो या यूरोपियन यूनियन के हो, पाकिस्तान को, उनका ये कहना है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं इससे इंटरनेशनल मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अफसर जाफरी साहब एक ये बताएं जो बेसिक दिक्कत है, जो तमाम तरह के बॉक्सेस हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, तो भारत जो अपनी ये सब्सिडी देता है जो एमएसपी के जरिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कौन से बॉक्स में आती है? और ये जब आपने जैसे खुद कहा कि जो अमेरिका और यूरोपीय देश जब अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, भर भर के सब्सिडी देते हैं, 60 से 70% सब्सिडी देते हैं, तो वो डिस्टॉर्टिंग नहीं होती। लेकिन जब हमारे देश के किसानों को इस तरह की सब्सिडी दी जाती है, इन टर्म्स ऑफ एमएसपी बोल दीजिए, तो फिर उसमें इस तरह की दिक्कतें क्यों खड़ी हो जाती हैं? ये बॉक्सेस का क्या खेल है और किस तरह से हम उस बॉक्स में नहीं जा सकते जिस बॉक्स में अमेरिका और यूरोप है? देखिए, उसमें खेल तो इन्होंने वाकई किया है। डब्ल्यूटीओ के जो मेन जो फाउंडिंग मेंबर्स में से अमेरिका और यूरोप, इसमें 3 बॉक्सेस उन्होंने डाले हैं। एक तो अंबर बॉक्स है, जिसको कहा जाता है कि अगर उसकी जो सब्सिडी है अंबर बॉक्स के अंदर, जिसको जो नारंगी रंग का बॉक्स जो है, बॉक्स एक कोई डब्बा नहीं है, एक समझिए कि वर्चुअल है ये जी। तो उसमें जो सब्सिडी है उसको कम करना है, आपको उसको घटाना है। और जो ग्रीन बॉक्स है और जो ब्लू बॉक्स है, उसके अंदर जो सब्सिडी है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहें उसमें दे सकते हैं। उसमें मजे की बात यह हुई है कि जब डब्ल्यूटीओ बना था तो जैसा हम कह रहे थे कि अमेरिका यूरोप ने अपने अंबर बॉक्स को, जिसको घटाना था, उसको डब्ल्यूटीओ से पहले उसकी सब्सिडी को, उनको पता था कि ये सब्सिडी हमारी घटने वाली है अगर डब्ल्यूटीओ बन गया तो डब्ल्यूटीओ बनने 95 से पहले उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्सिडी को जो गड़बड़ हो सकती थी, जिसको घटाना पड़ सकता था, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उनको पता था कि अगर काटना भी होगा, घटाना भी होगा तो हम आराम से इसको झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शकों के लिए आम तौर पर जैसे डिस्काउंट्स की बात होती है, कुछ डिस्काउंट देना है अगर
बिल्कुल 70% बिल्कुल 80%, तो उसको इतना अनरियलिस्टिकली प्राइस को बढ़ा दिया जाए कि डिस्काउंट देने के बाद भी वो एक लेवल पर ही रहे। मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह का खेल हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इसी तरह का कुछ उन्होंने किया था। जी। तो इस लेकिन उसमें जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब डब्ल्यूटीओ बन रहा था 95 के पहले, उस समय हिंदुस्तान और बहुत ऐसे देश हैं जिनकी अंबर बॉक्स की सब्सिडी जीरो थी। कोई सब्सिडी ही नहीं देते थे वो अपने किसानों को। 95 के पहले आप देखिए कि क्या सब्सिडी मिलती थी हमारे किसानों को। तो जब अंबर बॉक्स की जीरो थी तो वो आज भी जीरो है। लेकिन उसके अंदर कहा गया कि जो फिर जब फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम आया हमारे पास, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर जो हम सब्सिडी देने लगे, क्योंकि वो हम एक पहले एमएसपी तय करते हैं, एमएसपी जो है तय करने के बाद फिर वो जो है हमको एक मिनिमम प्रोग्राम है प्राइस का, उसको तय करने के बाद फिर वो हम उस पर हम खरीदी करते हैं। खरीदी करके फिर वो राशन की दुकानों में जाता है। तो वो उसको माना जाता है कि वो, क्योंकि वो ओपन मार्केट में हम नहीं सरकार खरीदी कर रही, ऐसा नहीं कर रही है कि आपने सरकार ने जो है वो हर जितने भी वैसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में आते हैं, उनके अकाउंट में हजार रुपया डाल दिया हर महीने या उसके बाद कहा कि आप जहां से चाहो खरीद लो। अगर ऐसा होता तो मजे की बात है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो ये फिर आंख में नहीं चुभता, ये खलता नहीं। तो बेसिकली अगर आपने सीधे सीधे उनको कैश दे दिया उनके अकाउंट में, जैसे कि कुछ मामलों में अब देश में शुरू हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से, या फिर जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो जो इस तरह की सहायता है उसको उस पर कोई दिक्कत नहीं, वो सब्सिडी अलाउड है। वो सब्सिडी अलाउड है। जी। अब जब जैसे नेपाल भी दे रहा है, एक चाइना भी कर रहा है उसमें, चाइना भी जो है वो खरीदारी करता है अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए, नेपाल भी करता है अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए। लेकिन ये जो है हिंदुस्तान भी करता है उसमें अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए। तो हम जो करते हैं वो अंबर बॉक्स में आता है, और अंबर बॉक्स में आता है तो इसको हमको कट करना है। उसमें हमको ये कहा गया कि आप 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, जो भी क्रॉप में आपको खरीदारी कर रहे हैं उसका टोटल प्रोडक्शन का 10% जो है आप उसका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का, वो उतनी सब्सिडी आप दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डी मिनिमिस वैल्यू, डी मिनिमिस सब्सिडी जो है, डी मिनिमिस सब्सिडी। ओके, सब्सिडी जो है। तो क्या तो जितना हम अभी तक देते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो गेहूं हो या चावल, इसी में हम सबसे ज्यादा देते हैं, क्या कहीं हमने कभी एक्सीड किया है इस लिमिट को? इसमें जैसा कि हिंदुस्तान ने रिपोर्टिंग की है, क्योंकि हिंदुस्तान को हर देश को डब्ल्यूटीओ पे रिपोर्ट करना पड़ता है डब्ल्यूटीओ को कि उस साल उसने कितनी सब्सिडी दी है। आमतौर पे ये होना चाहिए कि इस साल पिछले साल का भी हमको पता होना चाहिए, लेकिन आम जितने भी देश हैं वो करीब करीब 2, 3, 4, 5 साल पीछे ही चल रहे हैं। मतलब अभी जो है मेरे ख्याल से 2018-19 की सब्सिडी जो है हिंदुस्तान ने डिक्लेयर की है। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब हिंदुस्तान खासकर राइस के प्रोक्योरमेंट में हमने सब्सिडी लिमिट टच कर दी है। अभी व्हीट में अभी भी नीचे है, लेकिन जो राइस है उसमें ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। लेकिन उसमें फिर इश्यू होता है कि अगर सब्सिडी हमने क्रॉस कर गए तो क्या होगा जी? क्या कोई ऐसा इम्प्लीकेशन इसका होने वाला है हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम? पूरी तरीके से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, और कहीं ना कहीं 3 कृषि कानून के जरिए जो देश में माहौल बना है, सबसे ज्यादा किसानों को अपनी आने वाले सालों में, भविष्य में फूड सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चिंता जायज है उनकी, क्योंकि 2 तरह की चिंता है। एक तो ये कि एमएसपी रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको ये भी है कि एपीएमसी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसमें एक चीज खाली आपको, हम यही प्रोग्राम अमेरिका में भी चलता है जिसको वो अपने फूड स्टैम्प करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वही किया है जो हम अभी पायलट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पांडिचेरी में या फिर चंडीगढ़ में, कि हमने कैश दे दिया उनको, या एक स्टैम्प दे दिया, एक तरह का कार्ड दे दिया कि ये कार्ड आपके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए, आप जहां से चाहे लेके खरीद लें। तो फिर आपका वो जो खर्चा है सरकार का, अमेरिका का करीब करीब $130 बिलियन जो है वो फूड स्टैम्प में जाता है, $130 बिलियन के हिसाब से। तो सोचिए कितना बड़ा एक इकोनॉमी है वो। तो वो जहां से चाहे जाके खरीद सकते हैं, वो किसी भी लेकिन उसमें खाने ही लेना। अब ऐसा नहीं कि आपके पास फूड स्टैम्प का वो कार्ड है, जैसे आपके पास मेट्रो का कार्ड होता है, उसका गए
और आपने जाके कहा कि भाई इसकी हमको चाय दे दो या इसका हमको एक पकौड़ा तल के दे दो, तो वो नहीं देंगे। वो आपको खाना देंगे, उसका ग्रेन देंगे उसका। तो ग्रेन आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रोसेस्ड आइटम उसमें से नहीं लेना होगा। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमने जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में ग्रेन जो खरीदा है किसानों से, तो फिर वो ग्रेन ही हम उनको देते हैं। लेकिन अभी सरकार ने चलाया है, पिछले काफी दिन से चल रहा है ये, कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम जो है जिसमें सरकार उनको कैश पे कर दे रही है। अगर हम इसी में ट्रांसफर हो जाते हैं, सपोज कल अगर सरकार डिसाइड करे कि फिर हम इन काइंड नहीं देंगे, हम इन कैश देंगे, तो फिर ये प्रोग्राम हमारा किसानों के लिए जो है, मतलब खासकर फूड सिक्योरिटी के लिए कोई WTO कोई इशू नहीं बनेगा, क्योंकि हम कैश में और वो ओपन मार्केट से कहीं से खरीद सकते हैं। लेकिन फिर सवाल होता है कि क्या वो जो हम पैसा उनको दे रहे हैं वो खाने ही में खर्चा होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की जो यथार्थ स्थिति है, थिंग्स ऑन ग्राउंड, जो पॉवर्टी लेवल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, वो एक दूसरे ही लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो उस स्थिति को भांपते हुए क्या ये भारत जैसे देश में संभव है? ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल्कि ये देखा भी गया है कि मतलब आमतौर पर बहुत जैसे फूड सिक्योरिटी जो कैंपेन है, राइट टू फूड कैंपेन, उसने भी ये देखने की कोशिश की कि आखिर पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो खाने ही में खर्चा करे, वो ग्रेन ही जाके खरीदे, कुछ भी खरीद सकते हैं वो। तो ये जो एक समस्या उसमें खड़ी हो सकती है। तो एक और बात समझना चाहते हैं कि WTO का फिर से वही प्रश्न कि कितना दबाव आप देख रहे हैं, सरकार जो इस वक्त MSP को लेकर कमिटमेंट मोड में नहीं आ रही है, बार बार बोल रही है कि मिलता है मिलता रहेगा, मगर उससे किसान खुश नहीं है, उनको आश्वासन चाहिए। अब ये वैसी गतिरोध बना हुआ है जिसका कोई उत्तर नहीं है। इसमें क्या अगर WTO के हिसाब से हम देखें तो बात हो रही है कि एक पीस क्लॉज है जिसके तहत अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो हमारा देश है वो अपने देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकता है। इसको जरा समझाएं कि पीस क्लॉज का क्या मतलब है, वो क्यों आया था और उसको हम कब तक इस्तेमाल में ला सकते हैं कि MSP को लेकर कम से कम WTO का जो दबाव है वो एट बे, वो उसको हम किनारे रख सकें। ये बहुत सही सवाल आपने किया है, क्योंकि आमतौर पे ये माना जा रहा है कि भाई अगर हमारा वो, जैसा हम कह रहे थे कि अगर हमारा जो सब्सिडी क्रॉस कर जाती है तो क्या होगा उसका अंजाम। उसमें जैसे अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले, 1.5 साल 2 साल पहले जो है अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक केस डाल दिया, क्योंकि चाइना की जो सब्सिडी थी फूड सिक्योरिटी के लिए वो क्रॉस कर चुका था वो, और इसीलिए अमेरिका ने उसके ऊपर केस दे दिया। तो वो क्यों किया, जबकि पीस क्लॉज है, चाइना के लिए भी है, हिंदुस्तान के लिए भी है, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो चाइना के ऊपर हो सकता है तो हमारे ऊपर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें जब पीस क्लॉज, क्योंकि हमको ये मेरे ख्याल से जुलाई 2014 में ये हमको मिला है, और 2014 से ये माना जा रहा है कि अगर हम क्रॉस कर जाते हैं अपनी सब्सिडी लिमिट, तो हमको कोई भी देश जिसके हित से वो हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। लेकिन इसमें सच बात ये है कि हमने भी बहुत से ट्रेड एक्सपर्ट से इस बात को डिस्कस किया, और हमको ये पता चला कि देखिए चाइना में हिंदुस्तान में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि चाइना का जो प्रोग्राम है कोई एक मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए और प्रेसिडेंट द्वारा पास किए हुए एक एक्ट के हिसाब से नहीं चलता, तो इसलिए वो उसके खिलाफ जो है वो अमेरिका केस कर दिया उसने। हमारा जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम एक जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके हिसाब से गवर्न होता है वो, उसका जो है, तो हमारे ऊपर केस नहीं हो सकता है। और अगर हम क्रॉस कर भी जाते हैं, सपोज अगर हमने राइस में क्रॉस कर दिया हमारा सब्सिडी लिमिट, हमने व्हीट में क्रॉस कर दिया सब्सिडी लिमिट, तो फिर हमारे पास पीस क्लॉज है। वो पीस क्लॉज के जरिए हम अपने, ये इनका WTO में जो देश है उनका तो काम ही है हमेशा अटैक करते रहना, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो या इवन पाकिस्तान हो, अटैक करता रहता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन देशों ने इन बॉक्सेस के जरिए एक खेल खेलते हुए अपने देश की फूड सिक्योरिटी और अपने किसानों की झोली में ठीक ठाक सब्सिडी का पैसा डाला, इसी तरह हमारा देश भी अपनी तरफ से वो तरीके अपना सकता है, जैसे कि मसलन की पीस क्लॉज, कि हम इस तरह के दबाव से अपने आप को
इंसुलेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जब ये कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल में अमेरिका ने, जब ट्रम्प वहां पे थे, जी। तो अच्छा खासा उन्होंने सब्सिडी दिया, बहुत जबरदस्त किस्म से सब्सिडी किया। वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है क्या? और उन्होंने इसलिए भी, अच्छा मजे की बात है कि उन्होंने इसलिए भी सब्सिडी दिया था अभी 2020 में, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना और यूएस का जो एक ट्रेड वॉर चल रहा था, तो जिसकी वजह से वहां के किसानों को अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए वो सामान चाइना में, तो इसलिए उनको जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भी ट्रम्प ने जो है वो उनको सब्सिडी दिया, ह्यूज सब्सिडी दिया। तो वो सब भी तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, लेकिन उन्होंने इस तरह के अपने जो है वो मकर जाल बना रखा है बॉक्सेस का, कि वो आराम से निकल जाते हैं उसमें, हम तो ये फंस जाते हैं। कि मकर जाल में एक और बॉक्स का जिक्र होता रहता है, वो है लाइवलीहुड बॉक्स। इसके जरिए हमारे लिए क्या रास्ते हैं, क्या इसका मायने है? लाइवलीहुड बॉक्स कहाँ कहाँ किस स्थिति में एप्लीकेबल है, या फिर सिर्फ ये अभी एक आइडिया स्टेज तक ही है? नहीं, ये आइडिया स्टेज तक था मेरे ख्याल से, हमको याद है ये, मेरे ख्याल से ये जब यहाँ पे मैक्सिको में कानकुन में जब WTO की मीटिंग हुई थी, उस समय मेरे ख्याल से इंडिया ने ये प्रपोज किया था लाइवलीहुड बॉक्स को, लेकिन ये आइडिया रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इंडिया का प्लान वही था कि हम जो सब्सिडी फूड सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं या देने वाले हैं, उसको हम उसमें डालेंगे, तो इसके ऊपर किसी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन और क्योंकि ये अमेरिका के यूएस का जो प्लान है ट्रेड को बढ़ाने का, अपने ट्रेड को बढ़ाने का और दूसरे के मार्केट को कैप्चर करने का, उसके अंदर ये फिट नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी ये लाइवलीहुड बॉक्स कहीं एग्जिस्ट कर नहीं रहा WTO के नेगोशिएशंस में। ओके, तो एक चीज और बताएं, जब आपने बोला ये सारी बातें कि किस तरह से ट्रेड प्रैक्टिसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये खास तौर से अमेरिका, यूरोपीय देश अपने लिए बड़ा मार्केट ढूंढ रहे हैं। इस स्थिति में जो भारत में जो कृषि का एक बड़ा सा मार्केट है, वो अगर खुल जाएगा, जैसे कि ये 3 कृषि कानून आए हैं, इन 3 कृषि कानून से सबसे बड़ा यही डर हो रहा है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में भारत के किसान ऐसे होंगे जैसे एक बड़े से समुद्र में उनको फेंक दिया जाए। जो दूसरी साइड है उस समुद्र में जहां बाकी के किसान तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के, उनके पास तो एक नीचे सेफ्टी नेट है, मगर इस वाले पाले में जहां भारतीय किसान हैं उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं, और उस समुद्र में उनको अपने आप को जिंदा रखना है, ठीक से स्विम करना है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अगर ये कृषि कानून के स्वरूप इसी तरह रहा, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आने वाले समय में किस तरह का खतरा है? किन चीजों से हमें अपने किसानों को और अपनी कृषि नीतियों में सुरक्षा कवच इंश्योर करना पड़ेगा? देखिए, इसमें जो एक दो तीन तरह के खतरे जो हम देखते हैं, एक तो ये खतरा है कि जो क्योंकि अब तो ओपन मार्केट हो गया है और कोई भी आदमी, अगर हम भी चाहे तो हम जाके जितना चाहे खरीद सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। हमारे पास कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, जिसके बेसिस पे जो है कोई रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम जाके ले सकते हैं वहां पे। तो इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अलाउ है, वो भी जाके ले सकती हैं। जो क्योंकि अगर इस तरह का कोई रोक तो हमने नहीं देखा है, बिल में लिखा हुआ है कि भाई ये सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए, कि वही जाके खरीदारी करेगा। जो इंटरनेशनल बड़े ट्रेडर्स हैं, चाहे वो कारगिल हो या कॉनिग्रा हो या बुंगे हो या ऑस्ट्रेलियन वीट बोर्ड हो, कल अगर ऑस्ट्रेलियन वीट बोर्ड को जरूरत पड़ती है कि उसको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है लैटिन अमेरिका में, कि हाँ भाई ब्राजील में लोग सडनली जो है वो गेहूं की चीज खाना शुरू कर दिए हैं, उनको एक मार्केट मिल गया, तो वो क्या करेंगे? वो हिंदुस्तान गेहूं का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा गेहूं होता है, उसने अपना तो सब भेज दिया, अब उसको और चाहिए तो क्या करेगा? वो यही तो आगे खरीदेगा। जब यहाँ से आके उसी मार्केट से खरीदेगा, तो फिर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए कितना गेहूं बचा होगा, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। और ये देखने को मिला है कि 2004 में, मेरे ख्याल से 2004, 5, 6 में जब हिंदुस्तान ने अलाउ कर दिया था कि आप कोई भी जो ट्रेडर है इंटरनेशनल, नेशनल, वो आके प्रोक्योरमेंट कर सकता है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किसान से कर सकता है, ये अलाउ किया था उसने।
तो जब वो अलाउ हुआ तो उस टाइम आप देखिए कि वीट का जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इतना जबरदस्त किस्म से जो है वो बूम किया था, क्योंकि एक तो ये है कि जो बाहर के जो चाहे वो कॉनिग्रा हो या ऑस्ट्रेलियन वीट बोर्ड का हम एग्जांपल बताते हैं आपको कि ऑस्ट्रेलियन वीट बोर्ड ने उसने हमारे ही किसानों से खरीद के 800 या 750 रुपए का प्रति क्विंटल खरीदा और फिर हमारे ही सरकार को 1300 रुपए प्रति क्विंटल बेच के जो है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए एफसीआई को बेच के गया। वो हमसे ही खरीद के हम ही को बेच के चला गया। तो ये इस तरह का तो स्थिति पहले भी अभी भी हो सकती है कि अगर एफसीआई को अगर नहीं अलाउ करती है सरकार कि आप ही प्रोक्योर करो, अगर वो ओपन कर देती है ये प्रोक्योरमेंट, तो फिर फायदा ही नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों का होगा उसमें। तो यही डर भी बार बार किसान अपने बातों में झलका भी रहे हैं कि जो सरकारी नीतियां पिछले कुछ सालों से जिस तरह का आइडिया दे रही है, सरकारी नीतियों में जो झलक रहा है, शांता कुमार कमेटी की बात करें या फिर नीति आयोग की, कि हम एफसीआई वैसे ही इतना कर्ज में दबा हुआ है, एफसीआई की जो पूरी भूमिका है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको पहले से कम किया जाए। हालांकि ये सच बात है कि एफसीआई के पास जितनी परमिसिबल लिमिट है उससे कई ज्यादा अनाज है, लेकिन उसको किस तरह से हम संतुलन बैठाएं कि हमारे देश की जो खास जरूरत है, पीडीएस की जरूरत है, वो भी ठीक से चलती रहे। इस तरह के पैंडेमिक जैसी स्थिति में जो हमने देखा किस तरह से ये जो स्टोरेज है, जो भंडार गृह थे, किस तरह से काम में आए, और आगे चलकर जो सरकार की इस तरह की मंशा दिख रही है कि हम इसको श्रिंक करें एफसीआई के इस प्रोक्योरमेंट को, इसमें फिर हम किस तरह से आगे कदम रखें फूक फूक कर कि एक संतुलन बैठाया जा सके। और अगर कृषि रिफॉर्म्स की बात हो रही है, देश इतना प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री इतने संजीदा हैं, तो फिर ये जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं इनको हम किस तरह से आगे प्लान करें ताकि जो असुरक्षा की भावना है वो ना आए हमारे किसानों में। देखिए, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो ये अभी देशों ने, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया था कि एफसीआई आपके यहाँ खरीदी तो करता है, बहुत अच्छी बात है, वो एमएसपी पे खरीदी करता है, सबसे जो बेस्ट प्राइस है एमएसपी जो कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर खरीदी कर रहा है। आमतौर पर अगर आप कंपेयर करेंगे एमएसपी के प्राइस से और जो मार्केट का प्राइस है वो उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उस पर खरीदी करके फिर वो एक बफर स्टॉक बना लेता है। बफर स्टॉक बना के जब उसको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको वो वही एज ए सब्सिडाइज रेट पे वो दे देता है किसी ट्रेडर को और ट्रेडर उसको एक्सपोर्ट करता है। तो जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं इसमें वो कहते हैं कि भाई आप एक सब्सिडाइज तरीके से खरीदे हुए चीजों को फिर उसको आप फर्दर सब्सिडाइज करके वो आप ट्रेडर को देते हैं। एफसीआई खुद तो एक्सपोर्ट नहीं करता मेरे ध्यान से, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन वो आप जब उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं, उसमें उसको आप जो है वो क्षति पहुंचाते हैं, तो जिससे दूसरे जो प्लेयर हैं जो अपना इंटरनेशनल मार्केट में सेम सामान डाल रहे हैं उनको नुकसान होता है। तो हमको लगता है कि एफसीआई को इसमें सरकार को भी देखना चाहिए कि एफसीआई अगर जो भी एक्सपोर्ट जो भी प्रोक्योर कर रही है एफसीआई वो फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम के लिए कर रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, करना भी चाहिए उसको। और हमको लगता है कि एफसीआई इसमें बहुत काफी सालों से, एक जमाने से इसमें लगी हुई है, करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मेरे ख्याल से हमको अगर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी अपने आप को बचा के रखना है और इस तरह की कोई डिस्टॉर्शन ना पैदा हो, तो हमको लगता है कि इसको एक्सपोर्ट में न यूज किया जाए, उतना ही जैसा कि सरकार की शायद नीति भी हो रही है कि उतना ही हम प्रिक्योर करें जितना हमको फूड सिक्योरिटी में जरूरत है। उसमें जरूरी है, जो ये बात सामने आई उसमें जरूरी है कि फसलों की विविधीकरण पर जिस तरह से सरकार जोर दे रही है तो वो भी कहीं ना कहीं एमएसपी पॉलिटिक्स से जुड़ा है, जो सिर्फ 2 प्रमुख फसलों की खरीद होती है। तो यही सारे तार जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जाफरी साहब की, जो हमारे किसान हैं वो यही तो कह रहे हैं कि फसल की विविधीकरण तो तभी होगा जब सरकार हमें एमएसपी की गारंटी देगी दूसरे अनाजों को भी लेकर, चाहे वो मक्का हो, क्योंकि मक्का का एमएसपी जरूर अनाउंस होता है मगर उससे कई गुना 900,000 रुपए नीचे भाव मिलते हैं किसानों को, चाहे चने की बात कर लीजिए, मक्के की बात कर लीजिए। तो बात कुल मिलाकर घूम फिर कर ये इतने पेच फंसे हुए हैं इस पूरे मुद्दे में कि कई एक के तार किसी दूसरे से जुड़े होते हैं, और शायद यही कारण है कि जो किसान हैं वो इन नीतियों में स्पष्टीकरण चाहते हैं। सालों से जो होता आया है
एक नए दौर में अगर हम घुस रहे हैं और फ्री मार्केट इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों को अपने को लेकर वो सुरक्षा चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं। कितनी जायज है उनकी मांगे, इसी पर मैं खत्म करना चाहूंगी। नहीं, उनकी मांग है सही है कि उनको वो भी देख रहे हैं कि जिसपे एमएसपी है उस पे उनकी जो अपनी इनकम सिक्योरिटी है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिस तरह से अगर सरकार डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है और उसमें जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि उसमें सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इसीलिए लाया गया है क्योंकि पंजाब हरियाणा से इसका प्रोक्योरमेंट कम हो जाए राइस और वीट का, और प्रोक्योरमेंट जो है वो दूसरे राज्यों से हो, ईस्ट के दूसरे राज्यों से, झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से। तो अगर विविधीकरण यहाँ आता है और वो जो किसान है वो अलग अलग तरह की फसलें उगाने लगते हैं और वीट और राइस को उगाना बंद कर देते हैं, लेकिन उनको उसके प्राइस गारंटी नहीं उनको उसमें जी। तो एक और क्योंकि बाहर के देशों में देखा जाए कि बाहर के देशों में ये है कि ठीक है ओपन मार्केट तो है लेकिन उसके साथ उनको सब्सिडी की गारंटी जरूर है। जैसे हम बता रहे थे कि काफी तरह की सब्सिडी वहां मिल जाती है, तो एक उनको अगर हम इतना तक कहा कि अगर उनको ट्रेड में नुकसान भी हुआ है तो उसके लिए भी सरकार भरपाई कर दे रही है, उसकी भी भरपाई हो जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है इस तरह का। तो कुल मिला के जो बात निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहला संतुलन बिठाने की बहुत जरूरत है। फसल विविधीकरण, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, ये सारे जो नारे हैं वो सही में नारे जो हैं वो किताबों से या अपनी स्पीच में से निकलकर धरातल तक पहुंचे और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीतियां गढ़ी जाए कि भारत इस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा तो बने, क्योंकि उसमें वो पीछे नहीं रह सकते, लेकिन उस विकास की दौड़ में जो मेन कैरेक्टर है किसान, जो मेन हीरो है, वो भी नज़रअंदाज ना हो। उसको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उसे भी अपना परिवार पालना है और कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटी है उसको पाटने की बात हो। तो तमाम तरह के सवालों के तमाम तरह के जवाब सामने आ चुके हैं। अब दर्शकों को खुद से मनन विचार करना है कि किस तरह की राह चुनी जाए और किसानों की इस लड़ाई में वो भी उनका साथ दें, अपने विचारों को सामने रखकर, उनको मुद्दों को समझकर बारीकी से और उसमें अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर जाफरी साहब इस चर्चा के लिए और ये इंसाइट देने के लिए कि एमएसपी को लेकर डब्ल्यूटीओ का कितना दबाव है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ ज़रूर अहम जानकारी मिली होगी जिसके बलबूते वो अपनी एक समझ बना पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।